माता भगिनी को, सभी साथीदारों को और इस लड़ाई में सारे साथीदारों को मेरा कोई परमिशन नहीं थी। वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ता वहां पे गए और उन्होंने पूछा आपके पास परमिशन है क्या? और जब उनको पता चला कि आरएसएस के कार्यकर्ताओं के पास परमिशन नहीं है, तब उन्होंने कहा आप यहाँ से चले जाओ। और वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने आरएसएस के आगे भागा दिया। और भाइयों, वंचित बहुजन आघाड़ी के जो कार्यकर्ता थे राहुल बंगाल, यहाँ के आरएसएस के माओवादी लोगों ने भाजपा के सरकार के लोगों को पकड़ के, पुलिस प्रशासन को पकड़ के राहुल बंगाल भारत में स्टूडेंट में, विद्यार्थी में हमेशा बहस होती है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन लेकिन ये पहली बार हुआ है कि एक छात्र पर नॉन अवेलेबल ऑफेंस लगाया गया है, वो भी आरएसएस माओवादियों के जवाब में। और इसके खिलाफ, इस आरएसएस के खिलाफ आज यहाँ पे हमने ये जन आक्रोश मोर्चा निकाला है। और भाइयों, इसमें मजे की बात आप सबको ये समझनी होगी कि आरएसएस वहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया, आरएसएस ने एक रजिस्ट्रेशन का टेस्ट लगाया था। जिस ऑर्गेनाइजेशन का पूरा रजिस्ट्रेशन का पता नहीं है, वो किस रूप से रजिस्ट्रेशन मांग रहा है, यही मेरे को समझ नहीं है। और दूसरी तरफ आरएसएस से चार मांगे हैं। आरएसएस से हमारे कुछ अहम सवाल है कि अगर आप छात्रों का रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, अगर आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, तो हम ये डिमांड करते हैं, हम ये मांग करते हैं कि आप इस देश में भारत सरकार से रजिस्टर्ड हो या नहीं, ये हम सबको खुलेआम बता दो। और अगर आप रजिस्टर्ड हो तो कौन से एक्ट के मुताबिक रजिस्टर्ड हो, कौन से सेक्शन के मुताबिक रजिस्टर्ड हो, ये भी हमको बता दो। और अगर आप रजिस्टर्ड हो तो उसका डॉक्यूमेंटेशन या सर्टिफिकेट भी आपको दिखा दो कि आप भारत देश के संविधान के हिसाब से भारत देश में रजिस्टर्ड। हमारा दूसरा अहम सवाल है कि आरएसएस की दशहरा पूजा में जो हथियार पाए जाते हैं, जो ऑटोमेटिक वेपन्स पाए जाते हैं, तो सिर्फ भारत के आर्मी और मिलिट्री के पास होते हैं। ये वेपन्स आते कहां से? उनके पास इन वेपन्स की परमिशन है। और अगर इनके पास वेपन्स की परमिशन नहीं है तो मैं पुलिस से यही कहूंगा कि जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई करें और इस पे तहकीकात करें। और हमारा तीसरा मुद्दा है कि आरएसएस संगठन बनाता है, चंदा इकट्ठा करता है, वर्गणी इकट्ठा करता है। तो हम इससे यह पूछना चाहते हैं कि आप कौन से तौर पर, कौन से बलबूते पर चंदा इकट्ठा करते हो? अगर आप चंदा इकट्ठा करते हो तो उसका डिमांड और उसकी लिस्ट गवर्नमेंट को देते हो क्या? अगर आप इनकम टैक्स भरते हो क्या? अगर आप चंदा इकट्ठा करते हो तो और यही हमारी 4 डिमांड है। और यही 4 डिमांड से हम ये कहना चाहते हैं कि आरएसएस ये खुद को संविधान के सामने सरेंडर कर दे। निर्देशन है कि संविधान से चला है। भाई को आपको मुद्दा समझना होगा। अगर कोई संगठन रजिस्टर्ड ना, अगर कोई संगठन चंदा ऑटोमेटिक वेपन, भारतीय आर्मी के वेपन अपने पास रखती है विदाउट लाइसेंस, तो क्या उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं माना जाएगा? जरूर माना जाएगा। और इसीलिए हम यहाँ कहने आए हैं कि हम संविधानवादी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं, हम सब बाबा साहब के संविधान से और भारत के कानून से चलने वाले लोग हैं। और हमारी यही कि आरएसएस भी भारत के संविधान से और भारत के कानून से चले और आगे चलता रहे। और इसीलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि आप सभी को आज तक दिख चुका होगा कि ये भारत के इतिहास में आरएसएस के कार्यालय में निकला हुआ पहला मोर्चा है। और वो किसी ने निकाला है तो वो सिर्फ और सिर्फ वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने
है देखो, हमारे स्टेट में कौन है देखो, हमारे स्टेट में दिल्ली में आदिवासी है, भटके विमुक्त है, बहुजन है, तृतीयपंथी समाज के लोग हैं और ये वंचित बहुजन आघाड़ी की ताकत है। हमारे पास एक खासदार नहीं है, हमारे पास एक आमदार नहीं है, हम सत्ता में नहीं है, लेकिन संविधान बचाने के लिए हमको इन सबसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। जब कायदा कानून का और अधिकार का बात है, वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ता यहाँ के तमाम अम्बेडकरवादी बिना डर देखे, बिना खौफ देखे, बिना आरएसएस की दहशत देखे किसी तरह से मोर्चा निकालेगी और सक्सेसफुल करके दिखाएगी। और वंचित बहुजन आघाडीच्या यही एक चीज बोलना चाहता हूं कि आगे के समय में, आगे के आने वाले वक्त में अगर आरएसएस से कोई लड़ सकता है, अगर कोई आरएसएस को छाती पे लग सकता है और अगर कोई आरएसएस को हरा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत देश के अम्बेडकरवादी और किसी में वो दम। और इसीलिए जाते जाते मैं आप सभी को यही कहूंगा कि आगे हमारा मोर्चा होगा, आगे के लोगों का भाषण होगा, वंचित बहुजन आघाड़ी के इतर पदाधिकारी, राज्य के पदाधिकारी बात करेंगे और हमें शांतिपूर्व मोर्चा निकालना है। हम कायदा संविधान मानने वाले लोग हैं, हम कहीं पे भी कायदा और संविधान तोड़ेंगे नहीं, लेकिन हम आरएसएस को झुका के कायदा और संविधान मानने को जरूर लगाएंगे। और इसीलिए जाते जाते मैं इतना ही बोलता हूँ, आरएसएस मुर्दाबाद, तुम्हें थोड़ी ऐसा चलो मारो वीडियो वाले प्रेम मी मेघानंद यांना विनंती करतो आधी काथा मागे थोडं मागे सरकणार थोडं मागे मी अंतर फारुख अहमद यांना विनंती करतो की त्यांनी आपले मनोगत व्यक्त करायचे। भारत में रहते हुए भारत के तिरंगे को भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक लोग नहीं मानते हैं, वो सारे देशद्रोही है। मैं उन सबका निषेध करता हूँ। यह मोर्चा निकाला गया और किसी को लगता था कि परमिशन नहीं मिलेगी तो मोर्चा नहीं निकालने दो, हम पप्पू के पार्टी के हैं क्या? परमिशन नहीं दिए तो मोर्चा नहीं निकालेंगे सबसे क्या? हम पप्पू के पार्टी के नहीं है, हम पप्पा के पार्टी के अंदर रहते हुए जो तिरंगा नहीं लगाते कागज बताना पड़ेगा। आज तुम्हारे भारत के कानून हो कि नहीं हो, ये पूछने का दम खम अम्बेडकरवादी में है। बोले सब अम्बेडकरवाद आरएसएस के लाठी चाटी से या गौतम के बौछार से
ये केस चलना खुले शव अम्बेडकर पास से ये कान खोलकर सुन लो। आरएसएस के हेडक्वार्टर पे मोर्चा क्यों निकाल रहे हो? कल से पुलिस वाले पूछ रहे हैं, अरे आरएसएस के कार्यालय पे क्यों जा रहे? संवैधानिक प्रशासन के कलेक्टर ऑफिस पे आओ, कमिश्नर ऑफिस पे आओ। हमने उनको कहना चाहता हूँ, खाकी पहनने वाले दो टाइप के लोग, एक देश तोड़ने वाली छठी गैंग है और देश समाप्त वाली पुलिस की वर्दी है जो संविधान के रक्षक के लिए बनाई गई है। पुलिस वालों को क्या आप लोगों सगळ्यांचे माईक लागले, कोणासाठी थांबायचं असेल थांबतो एक मिनिट, सगळ्यांचं झाले। पत्रकार बांधवांना एवढी सूचना आहे की ही शेवटची प्रेस कॉन्फरन्स पीसी किंवा बाईट समजू, जे विचारायचंय आत्ताच विचारून घ्या, सुरू करा। तुम्ही आरएसएसला देणार होते सगळे, तुम्ही ते पोलिसांमध्ये हे बघा, तुम्हाला आता कसं इंटरप्रिटेशन करायचं हे तुमच्यावरती। आपण ह्याचा असा महत्वाचा अर्थ काढू शकतो की आरएसएसचा एकही माणूस भारताचा झेंडा, भारताचं संविधान आणि महाराष्ट्र रजिस्ट्रेशन पब्लिक रजिस्ट्रेशन ऍक्ट स्वीकारायला समोर नाही आलं तर आपण हे मानू शकतो का की ह्या गोष्टी त्या मानत नाहीत, भारताचं संविधान ते मानत नाहीत, भारताचा राष्ट्रीय ध्वज ते मानत नाहीत आणि महाराष्ट्राचं पब्लिक रजिस्ट्रेशन ऍक्ट ते मानत नाहीत, हे आपण गृहीत धरू शकतो का? दुसरी गोष्ट ही एक पब्लिक कर्टसी किंवा प्रोटोकॉलचा भाग होतो की संविधान, भारताचा ध्वज, राष्ट्रध्वज किंवा एक ऍक्टची कॉपी कोण देतात तेव्हा तो स्वीकार करावा, कारण हा तुमचा वैयक्तिक सन्मान नाही, हा त्या संविधानाचा सन्मान आहे आणि त्या राष्ट्रीय आणि जेव्हा तुम्ही राष्ट्रीय ध्वज किंवा संविधान स्वीकारायला नकार देता तुम्ही त्याचा अपमान करता। आणि आमचं जे म्हणणं होतं की आरएसएस संविधान चौकटीत नाहीये, आरएसएस संविधानाच्या चौकटीत नाहीये, आरएसएस हे रजिस्टर्ड नाहीये, हे तिकडे यांनी न उपस्थित राहून सिद्ध करून दाखवलेलं आहे। आमची पुढची भूमिका ही आरएसएसचं ग्राउंडवर जमिनीवरती फोडून काढ, शेवटच्या माणसाला आरएसएस किती धोक्याचं आहे, आरएसएस जो समाजामध्ये विष पसरवतो तो विष पुसून काढणं आणि त्याचबरोबर आरएसएस जे समाजामध्ये तेढ निर्माण केली ती तेढ काढून अमन शांती आणि परत एकदा बंधुभाव याची वातावरण महाराष्ट्रामध्ये उपस्थित करून आम्ही गुन्हे मागे घ्यावे याच्यावरती ठाम आहोत आणि त्याची आम्ही न्यायालयीन रस्त्यावरची ही लढाई लढू। दुसऱ्या बाजूला आरएसएस हा 100 वर्षे जुनं संघटन आहे आणि ह्यांच्याशी लढाई ही मोठ्या प्रमाणावरती चालेल आणि ही लढाई कोर्टातली किंवा रस्त्यावरची नसून आरएसएसची लढाई ही थेट वैचारिक लढाई आहे आणि ती लढाई बराच वेळ आम्ही पुढे चालू राहील आणि आता आम्ही सक्षमपणे नक्कीच लढू। आज हे आंदोलन जे झाले ते इथे मी मानतो की हे सक्सेस झाले का, कारण महाराष्ट्राच्या तर भारताच्या इतिहासामध्ये हे पहिलं असं आंदोलन होतं की कोणी हिंमत करून आरएसएसच्या कार्यालयावरती आंदोलन। पोलिसांचा इंधा बंदोबस्त कधीही औरंगाबादमध्ये 3 ते 4 दंगली घडताना वाचल्यात आणि एक दंगल घडून सुद्धा गेली। ही दंगल घडत असताना सुद्धा 300 कमांडो बाहेरनं, 3000 कमांडो कधीही बाहेरनं बोलले। आज औरंगाबाद पोलीसकडे एवढा मोठा स्टाफ उपस्थित असताना 3000 कमांडो बाहेरनं बोलवले गेले, 3000 एक्स्ट्रा स्टाफ बाहेरनं बोलवले गेले, सीआरपीएफ जवान बोलवले गेले आणि त्याचबरोबर क्विक रिस्पॉन्स टीम सुद्धा बोलवली। ही कशासाठी बोलवली, ही कोणासाठी बोलवली गेली, कोणाच्या विरुद्ध बोलवली? आम्ही अशी लोक जे संविधान धरून आंदोलन करतो, बाबासाहेबांचं नाव घेऊन आंदोलन करतो, प्रत्येक मुद्द्यामध्ये प्रत्येक ठिकाणी शांतीने मोर्चा काढला आणि शांतीचा कुठेही भंग होणार नाही या पद्धतीने आम्ही आवाहन केले आणि नुसतंच आवाहन नाही केलं तर ते आम्ही पाळलं सुद्धा आहे। पण तरी एवढी मोठी फोर्स ही कोणाच्या सांगण्यावर नाही आणि कोणाला प्रोटेक्शन द्यायला येते हा मुद्दा आज महत्वाचा इथे उपस्थित राहिला। आजचं हे आंदोलन यशस्वीपणे पार पडलेलं आहे। आरएसएसनी भारताचं संविधान आणि राष्ट्रीय ध्वज हे स्वीकार करायला नकार देऊन त्यांची भारताच्या ध्वजाबद्दल आणि संविधानाबद्दल भूमिका काय ही स्पष्ट करून आरएसएसनी स्वतःला एक्सपोज केलेलं आहे
दुसऱ्या बाजूला एवढा मोठा जनसमुदाय RSSच्या विरुद्ध रस्त्यावरती उतरू शकतो. त्यांनीच महाराष्ट्रामधल्या तळागाळातल्या माणसाला जो भरोसा, कॉन्फिडन्स आणि ताकद मिळणार आहे, तिकडनंच आमची जिंकणं हे पुढे तके आहे. संघावरती बंदी आणण्यासाठी आम्ही कायमस्वरूपी लढत राहू. सत्ता आली तर नक्कीच संघावरती कारवाई करू. पण आपल्याला हे पण समजून घ्यायचं आहे की आतापर्यंत इतके वर्ष जे काँग्रेस सत्तेत बसले होते त्यांनी संघाशी हातमिळवणीच केली होती. इतके वर्ष काँग्रेसला संघावरती कारवाई करणं, नॉन रजिस्टर्ड संघटना आहे त्यांच्यावरती कारवाई करणं, ते इतक्या मोठ्या प्रमाणावरती मोबिलायझेशन करतात, त्याच्या जोरावरती कारवाई करतात. ते जो चंदा इकट्ठा करतात त्या वर्गणीचं टॅक्सेशन भरतात का, त्याची पोच सरकारला देतात का, या कारणावरनं कारवाई करणं. आणि सर्वात महत्वाचं, जे दसऱ्याला शस्त्र मिळालेले आहेत, ऑटोमॅटिक सेमी ऑटोमॅटिक वेपन्स मिळालेले, त्याच्या जोरावरती कारवाई करणं इकडच्या इतर पक्षांना शक्य होतं. पण हे कोणी केलं नाही, कारण ह्यांच्यामध्ये RSS ची वैचारिक लढाई ही कोणी लढू शकतं तर ते फक्त आणि फक्त इकडचे आंबेडकरवादी. आणि आज वंचित बहुजन आघाडीने मोर्चा काढून तेच दाखवून दिलेलं आहे. महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, हम महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट का एक कॉपी लेके आए हैं और हमको ये महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट एक्ट RSS को गिफ्ट करना है. ते काहीही बोलू देत. माझं एवढंच म्हणणं आहे की वक्तव्यांपेक्षा मी कृतीला जास्त म्हणतो. जर कोणाकडे ऑटोमॅटिक रायफल्स असतील, AK-47 असेल, आणि दुसऱ्या बाजूला ते मंचावरती म्हणत असतील की आम्ही शांतीपूर्वक राहतो, आम्ही अहिंसकवादी आहोत, तरी मी त्यांच्यावर विश्वास ठेवणार नाही, कारण त्यांच्या घरामध्ये AK-47 आहेत. आणि ह्या मुद्द्यावरती पण माझी भूमिका सेम आहे. माझं बावनकुळे साहेबांना एवढंच म्हणणं आहे की आपण निवडून आलेले सदस्य आहात, आपण स्वतः कायदा समजावा आणि हे समजून घ्यावं की जे रजिस्टर्ड नाही, ज्यांच्याकडे इलिगल चंदा येतो आणि ज्यांच्याकडे इलिगल वेपनरी, याची डेफिनेशन होते दहशतवादाची. जे बाबासाहेबांचा फोटो पकडतात, जे संविधान पकडतात आणि जे हातामध्ये राष्ट्र